तो शिवराज यहाँ बैठ के सिर झुका के तू मंदसौर और नीमच की जनता को प्रणाम कर और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे। ये सियासत का शिवराज स्टाइल है। सार्वजनिक मंच पर इस तरह के दंडवत प्रणाम के चलते सीएम विरोधियों के निशाने पर भी आते रहे हैं, लेकिन शिवराज के मन में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनके लिए मध्य प्रदेश एक मंदिर है और उसकी जनता भगवान। बात सिर्फ कहने की नहीं है, शिवराज चौहान इस विचार को जीते हुए भी नजर आते हैं। विनम्रता शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पक्ष है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो वज्र के समान कठोर भी हो जाते हैं। रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान की ये चौथी पारी है। इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहते हुए भी यदि शिवराज सिंह चौहान कुछ नहीं भूले हैं तो वो है उनका आम जनता से कनेक्शन। सतत जनसंपर्क और आम आदमी के सुख दुख में शामिल होना शिवराज सिंह चौहान की फितरत रही है। 2018 में जब बीजेपी सत्ता से बाहर हुई और शिवराज सिंह चौहान को सीएम का पद छोड़ना पड़ा, तब भी जनता के साथ उनका रास्ता बना रहा। शिवराज की बॉडी लैंग्वेज ही उनको आम आदमी से जोड़ती है और उनकी सहजता ही उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलकती है। हमने पूरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया है जी। 4 प्रमुख विषय है जी। उनमें से एक है अधोसंरचना जी। अधोसंरचना में बिजली, पानी, सड़क, ऊर्जा, टूरिज्म से लेके वो सारी चीजें आती है जो मध्य प्रदेश की अधोसंरचना को और मजबूत करे। अनेकों तरह की गतिविधियां आती है, एक उस सेक्टर में काम करेंगे जी। दूसरा महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य और शिक्षा जी। बिल्कुल, कोरोना ने भी हमको सिखाया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों तक मजबूत होना चाहिए। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर करना चाहते हैं, तेजी से हम काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज नए खुले तो डॉक्टर की उपलब्धता अब बढ़ जाएगी। दरअसल शिवराज सिंह चौहान एक सियासी शख्सियत ही नहीं, एक संस्कृति भी है जिसका भरपूर असर सूबे की सियासत पर भी नजर आता है। पिछले 2 दशकों में पूरे देश में सियासत के मिजाज में काफी बदलाव आया है और कटुता बढ़ी है, लेकिन तमाम सियासी उठापटक के बाद भी यदि एमपी में सियासी सौहार्द नजर आता है तो इसकी बहुत बड़ी वजह शिवराज सिंह चौहान भी है, जो विरोधियों पर तीखे सियासी हमले बोलते हुए भी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। मैं सब भूल चुका हूं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राग और द्वेष को लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हम विकास में सबका साथ लेंगे। कांग्रेस पार्टी का, कमलनाथ जी का भी विकास के लिए हम सहयोग मांगेंगे और मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे। सूबे में एक नई सियासी संस्कृति गढ़ने वाले शिवराज की सियासत का स्टाइल कभी भी फाइलों और दफ्तरों में कैद नहीं हुआ है। गांव और खेत खलियान यदि हमेशा से ही हमारी सियासत के केंद्र में रहे हैं तो इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को ही जाता है। यही वजह है कि शिवराज की सियासत के स्टाइल के कायल प्रदेश ही नहीं पूरे देश में है। कहते हैं महान नेता वही है जो एक ऐसी लाइन खींचे जिस पर चलकर आने वाली पीढ़ियां भी तरक्की और खुशहाली के रास्ते खोज सकें, और सीएम शिवराज सिंह चौहान पिछले 15 सालों से बखूबी यही लकीर खींचते आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पॉलिटिक्स के रिफॉर्मर, यानी राजनीति के सुधारवादी एक नेता, नाम शिवराज सिंह चौहान। प्रशंसा और आलोचना ये दोनों बराबर साथ चलते हैं। और किसी शायर ने तो कहा है, तू चाहे जितना अच्छा हो कोई ना कोई तो बुरा कहेगा। देह मिली है दुख भी मिलेगा, सबने सहा है तू भी सहेगा। ये मेरा भी सच है, ये हमारा भी सच है और ये शिवराज सिंह चौहान जी का भी सच है।
और क्यों होना चाहिए किसी को प्रशंसा से भी परे और आलोचना से भी परे? शिवराज मध्य प्रदेश के सबसे लंबी पारी खेलने वाले मुख्यमंत्री हैं और कीर्तिमान बनाने वाले मुख्यमंत्री हैं। जब इतनी लंबी अवधि तक कोई नेता सत्ता का केंद्र होता है तो प्रशंसा के स्वर तो सुनाई देते ही हैं, साथ ही आलोचना के स्वर भी सुनाई देते हैं, और इन दोनों को साध कर आगे बढ़ना आसान नहीं होता। जैसे जैसे सत्ता में आपका कार्यकाल बढ़ता है वैसे वैसे आपके आलोचक और जितने बाहर होते हैं, माफ कीजिएगा, उससे अधिक भीतर होते हैं, आपकी अपनी पार्टी में होते हैं, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि आप कब तक डटे रहेंगे क्रीज पर, कब तक बल्लेबाजी करेंगे। हम भी बैठे हैं पैड बांध के, हमारा भी मौका आना चाहिए। लेकिन शिवराज दावा नहीं करते कि वो अनंत काल तक जिस पद पर हैं वहां रहेंगे, ना वो उस पद का गौरव बोध या दर्प बोध अपने चेहरे पर लेकर आगे बढ़ते हैं, बल्कि वो चलते रहते हैं आगे। कई बार चौंकाते भी हैं। जब यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह के बारे में एक पत्रिका ने कहा अंडर अचीवर, क्षमता से कम करने वाला प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा मैं नहीं कहूँगा, प्रधानमंत्री देश का है। अलग बात थी और राजनीतिक सौहार्द की बात थी। शिवराज सिंह चौहान, चुनौतियां उनके साथ बराबर चलती रहीं, चाहे आप राजनीतिक झंझावातों की बात करें या फिर आरोपों की बात करें, लेकिन इन सब के बीच में वो एक ऐसी जिम्मेदारी भरी लेकिन विनम्र मुस्कान लेकर आगे बढ़ते रहे जैसे बहुत सारा दायित्व बोध उनके कंधों पर है। कभी उनको ये नहीं देखा गया कि बहुत फ्री हूं, अब तो आनंद है, बहुत बढ़िया, अब तो इतने बहुमत से जीत के आए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो आंधी उठी और जिसमें बीजेपी तिनके की मानिंद बह गई, और दोनों राज्यों की पॉलिटिकल तासीर एक है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो आंधी रुक गई। और समीक्षक ये मानते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मानते हैं कि शिवराज इसका एक बड़ा कारण थे कि छत्तीसगढ़ की आंधी मध्य प्रदेश की सीमा पर ऐसी रुकी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्लोज टसल के साथ 2018 का चुनाव समाप्त हुआ। लेकिन कोई नहीं जानता था कि शिवराज फिर चौथी बार मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। इसीलिए कहने वाले ये भी नहीं चूकते कि भाग्य के भी बहुत धनी हैं शिवराज सिंह चौहान। लेकिन कोई आदमी लंबे समय तक अगर सत्ता में, कुर्सी पर, किसी योग्यता से भरे पद पर होता है तो ये मत भूलिए कि वहाँ पर सिर्फ तिकड़म राजनीतिक चातुर्य काम नहीं करता है। जीत कर तो आप जनता के समर्थन से ही आते हैं, लेकिन जनता के समर्थन से जीतने के बाद भी ऐसा बहुत कुछ है, ब्यूरोक्रेसी, आपकी अपनी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र और आंतरिक चुनौतियाँ, मीडिया की तीखी और चुपती हुई निगाहें, जनता का कभी प्रेम और कभी नाराजगी, इन सब के बीच में अगर कोई राजनेता 13-14 वर्ष मुख्यमंत्री पद पर रहा है और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है तो उसमें कुछ तो अलग होगा। आज एक बार इसी रिट्रोस्पेक्शन पर हम बात करेंगे और अपेक्षा ये भी करेंगे कि इस पर खुलकर बात हो, समग्र रूप से बात हो, और बात सिर्फ आलोचना और प्रशंसा में ही उलझ कर ना रह जाए, बल्कि उसके परे भी हम कुछ देख सकें तो वो बेहतर होगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। संदीप पौराणिक जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखने और समझने वाले नेता। हमारे साथ हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, बहुत धैर्य से आगे बढ़ने में भरोसा रखते हैं और बीजेपी के युवा और संभावनाशील नेता हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। गुरमीत सिंह मंगू हैं, जिनकी शर्ट और उनकी जो पगड़ी है वो बड़ी ज़बरदस्त मैच कर रही है, आज कुछ तैयारियों में जुटे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं रीवा के, और बहुत स्वागत करता हूं गुरमीत सिंह मंगू साहब आपका भी। और आपको बधाई दूंगा कि आज आपका मैच जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है सर, बधाई आपको। सबसे पहले संदीप जी की तरफ मैं रुख करूंगा और एक टिप्पणी लेकर आगे बढ़ूंगा। संदीप जी, जैसा मैंने कहा कि प्रशंसा और आलोचना एक सिक्के के दो पहलू हैं, शिवराज जी भी उससे परे नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन किस तरह आप देखते हैं कि एक ऐसा राजनेता जिसने 2005 में जब कमान संभाली तो ये कहने वालों की कमी नहीं थी जो खुद बीजेपी में भी थे कि देखते हैं कितना लंबा चलता है, बहुत सरल है शिवराज, बहुत सरल है। अब भैया राजनीति बड़ी तिकड़म की है। देखिए उमा जी के बारे में किसने क्या सोचा था, बाबूलाल गौर जी भी आए, 2 मुख्यमंत्री बीजेपी के जा चुके थे जल्दी जल्दी, और तीसरा मुख्यमंत्री आया तो लोग यही संभावना जता रहे थे कि 2008 उसके बाद क्या, लेकिन 2008 फिर उसके बाद 2013
2018 में जरूर मामला थोड़ा दाएं बाएं हुआ, लेकिन फिर 2018 में ही फिर एक बार किस तरह देखते हैं आप शिवराज जी, उनके पूरी पर्सनैलिटी को? शरद जी, शिवराज जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब तरह तरह की चर्चाएं थी और लोगों को लगता था कि ये इनकी पारी बहुत लंबी नहीं होगी। लेकिन कहते हैं ना कि ठहरा हुआ जो पानी होता है उसमें गहराई बहुत होती है। शिवराज जी में भी लगभग वही स्थिति नजर आ रही है। अगर अपन पिछले 15-17 साल को देखते हैं कि वो ठहरे हुए पानी की तरह है। कभी आपको उनमें रोष नहीं दिखेगा, कभी आक्रोश नहीं दिखेगा, कभी विपक्षियों पर सीधा हमला करते नजर नहीं आएंगे नाम लेकर। और राजनीति में जनता जैसा चाहती है वैसा बिहेवियर, उनका जो आचरण है या वो दिखते हैं वैसे, और वैसा ही वो करने की कोशिश करते हैं। ये प्रशंसा की बात कह सकते हैं आप। लेकिन एक राजनेता की सफलता के पीछे एक बड़ा कारण भी यही है कि वो जो कहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी उनकी खूबी है, कुदरत की दी हुई चीज कहें हम तो, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है और जो रहन सहन है वो भी आम आदमी जैसा है। तो वही कारण है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं और वो नीतियां और जो काम करते हैं वो जनता के अनुरूप करते हैं। कमियां खोजना बहुत आसान है किसी व्यक्ति में और बहुत जल्दी खोजी जा सकती हैं। लेकिन शिवराज जी के बारे में कोई प्रशंसा की बात नहीं कर रहा, लेकिन आसानी से कमियां खोजना थोड़ा सा कठिन लगता है। ये एक ऐसे राजनेता हैं जो मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों में अगर हम देखते हैं, और यही कारण है कि वो अपनों का, विरोधियों का और जनता का दिल जीतते लगातार चल रहे हैं। उनके करीबी मित्र की एक बात मुझे ध्यान आती है, जो उनके साथ कॉलेज में भी पढ़े और उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार हम उनके साथ बैठे थे तो हमने पूछा कि आप शिवराज जी की खासियत क्या देखते हैं, तो उन्होंने हंस के कहा कि खासियत कहूँ या मैं ये भी कहूँ कि उनकी कमी भी है, लेकिन खासियत ही कहूँगा मैं। खासियत या कमी जो भी आप देखें वो ये है कि वो एक चुनाव जीतने के बाद भी उतने ही बेचैन और व्यग्र नजर आते हैं जैसे अगला चुनाव फिर दरवाजे पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि उनके मित्र ने कि ये हम समझ ही नहीं पाते कि भैया ये जश्न मनाने का वक्त है, एक चुनाव जीत चुके हो, लेकिन उनको लगता है नहीं नहीं, पंचायत का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है। तो ये उनकी बेचैनी है कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी चुनौतियां कभी समाप्त ही नहीं होंगी और इस चुनौती के पार अगली चुनौती में वो कदम रखते हैं। इसीलिए कई लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी कहते हैं कि वो हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे किसी तैयारी में जुटे हैं। बहरहाल पहले कांग्रेस की तरफ से चलते हैं। गुरमीत जी, बधाई तो आज देना ही चाहेंगे शिवराज जी को, जन्मदिन है उनका, लेकिन उसके साथ उनके व्यक्तित्व के पहलुओं पर भी वो रोशनी डालेंगे कुछ अपने नज़रिए से, अपने अंदाज से, जो उनका अधिकार है कांग्रेस के लीडर के नाते। जी गुरमीत जी। सर। शरद जी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मामा हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, और इनका जन्म दिवस है, तो मामा होने के नाते हम सब भांजे हुए, तो उनको तो जन्म दिवस की, मामा को बहुत बहुत बधाई, उनकी स्वस्थ जीवन की, जी आने वाले समय की, भविष्य की, सभी तरफ से बधाई। लेकिन आज इस डिबेट में शिवराज जी के जन्म दिवस की बात है, तो उनका एक सहजता और सरलता किसी से छुपी नहीं है। जी, ये सच है कि बहुत सहज हैं, सरल हैं। और अभी आदरणीय संदीप जी ने कहा कि ठहरे हुए पानी पे तो कंकड़ न मार। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता, साथी, सहयोगी शिवराज जी के कद के हैं, उन जिन्होंने भी उनको कंकड़ मारने का प्रयास किया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवराज जी बहुत सहज और सरल हैं और सबको उन्होंने कंकड़ की तरह बहा दिया। इसलिए उनको तो इस मध्य प्रदेश की राजनीति की जादूगर कहूँ तो कोई बुरा नहीं होगा। चलिए, आपने ब्याज स्तुति में प्रशंसा भी कर दी और ठीक है, ये बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने खुले मन से उनके बारे में बात की। हालांकि राजनीति में खुले मन से बोलना बड़ा कठिन है, और मध्य प्रदेश में जिस तरह का दौर है, वहाँ अगर आप किसी बीजेपी के नेता की आज का जो दिन है, बिल्कुल सही है मंगू जी, आज का जो दिन है वो उनके जन्म दिवस का शुभ दिन है। बिल्कुल। और उनके चेहरों पे बहुत सारे दाग लग गए, व्यापम का दाग लग गया, डंपर का दाग लग गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कितने उनके ऊपर दाग लगे हुए हैं। और ये जनता पर ही छोड़िए कि उसके बारे में वो क्या फैसला करती है, और छोड़िए क्या, ये तो लोकतंत्र का नियम ही है
कि ये जनता ही है जो ये तय करती है। मैं जी तो खुद कह रहा हूँ आज का उनका शुभ जी दिन है, इसलिए ये जनता ही तय करती है। परिवार को बहुत जी बधाई। जी अब धैर्यवर्धन जी, सबके मामा हैं जी वो मध्य प्रदेश के। धैर्यवर्धन जी। दीन सबई को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, सो दीन बंधु सम होय। मुझे लग रहा है इस मंत्र को भली भांति अंगीकार किया है शिवराज जी। शिवराज जी मुख्यमंत्री रहने के बाद पल पल पर फिक्र करते हैं गरीबों की, और अंत्योदय केवल उनकी जुबान पर नहीं होता है, उनके संकल्प में। इसलिए वो मध्य प्रदेश की आदिवासी बहनों की चिंता करते हैं कि वो अपने बच्चों को फल, सब्जी और गुड़ खरीद करके खिला सकें। इसलिए उनको 1000 रुपए प्रतिमाह का उन्होंने प्रावधान किया। कोई भी राजनेता जो बारंबार चुनाव जीतता है उसमें अहम ब्रह्मास्मि का भाव आ सकता है, पर शिवराज जी जानते हैं कि जनता का आशीर्वाद निरंतर बना रहा, ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए इस बार मध्य प्रदेश के बजट में उन्होंने फिर से जो तीर्थ यात्रा प्रारंभ की है, तो मुझे लग रहा है वो कलयुग में शायद ही कोई ऐसा राजनेता होगा जो इतनी बड़ी तादाद में हजारों लाखों बुजुर्ग माताओं बहनों का, पुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लालयित रहता है। और मैंने उनको युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी काम करते देखा, उसके पहले भी मैंने उनको देखा है। जब कार्यकर्ताओं के बीच वो प्रबोधन देने के लिए आते थे तो आदरणीय शरद जी, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जब कार्यकर्ता एकाग्रचित्त होकर उनको सुनने के लिए मजबूर हो जाते थे और वो उतना डूब करके कार्यकर्ताओं को जूझने के लिए प्रेरित करते हैं कि रोम रोम में कुछ स्फूर्ति का एहसास होता था और एक झुंझुनी सी शरीर में आने लगती थी। ऐसा लगता था कि ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर शिवराज जी आह्वान कर रहे हैं, उसके लिए जी जान से हम सबको लग जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये किसी विचार के प्रति जब समर्पण होता है किसी व्यक्ति का, तभी इतना आकर्षण उसकी वाणी में उत्पन्न होता है। और तमाम जटिल विषयों पर भी मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी के लोग जब एकात्म मानववाद पर बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि जन सामान्य तो उसको बहुत ठीक से समझा भी नहीं पाएगा, पर शिवराज जी जब बोलते हैं तो बड़े सरल उदाहरणों के साथ विषय को बहुत आत्मीयता से समझा देते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनका एकात्म मानववाद या फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसके एक विशेषज्ञ, अध्येता, वक्तृत्व कला के माहिर शिवराज जी रहे हैं, अभी भी हैं, और अपने समय में उनसे काफ़ी इस विषय पर पार्टी की अंदरूनी बैठकों में एकात्म मानववाद तो बहुत प्रिय विषय उनका रहा है, विवेकानंद भी उनके बहुत प्रिय रहे हैं, इस पर वो काफ़ी बोलते भी रहे हैं और उसको सुना भी जाता रहा है। संदीप जी, एक बार भारतीय क्रिकेट टीम के एक नामचीन प्लेयर जो सेंचुरी नहीं बना पा रहे थे, उनसे उनके जो साइकेट्रिस्ट थे, खेल में भी मनोचिकित्सक होते हैं, तो उनको मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ा। अपनी इसी दुविधा के चलते वो जल्दी जल्दी आउट हो रहे थे, तो उनको परामर्श ये मिला मनोचिकित्सक की तरफ से कि आपका जो नेचुरल खेल है आप वो खेलिए, शतक बनाना आपका लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य है आनंद उठाना, पिच पर जाकर अपने स्वाभाविक खेल का प्रदर्शन करना। शिवराज जी के इस टेन्योर में हमने देखा है कि वो एक अलग अंदाज में सामने आते हुए दिखे हैं। ब्यूरोक्रेसी का जो समूह उनके साथ 2008 और 2013 के टेन्योर में रहा, उसमें से बहुत सारे चेहरे इस बार नहीं हैं या बहुत प्रभावी भूमिका में नहीं है। जिस तरह से माफिया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान में उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया, कहने वाले और आलोचक ये भी नहीं चूके कि ये शिवराज जी नहीं है, ये ऐसा लगता है कि उनसे या तो कहलवाया गया है या फिर उनसे ये कहा गया है कि नहीं, इस बार आप अपनी छवि को बदल दीजिए। क्या लगता है आपको, शिवराज जैसे हैं वो श्रेष्ठ हैं, उनकी सहजता, सरलता, और इसके पहले भी वो दिखा चुके हैं कि जहां कड़े फैसले करने हैं वो चूके नहीं हैं। आपको क्या लगता है, ये क्या एक पॉपुलिस्ट प्रेशर होता है, एक दबाव होता है, या शिवराज वाकई सोच रहे हैं कि नहीं, एक सख्ती के साथ भी मैं आगे बढ़ूं? देखिए शरद जी, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जनता की बात कहने की कोशिश करता है, वो जनता की नब्ज समझता है। वर्तमान दौर में शिवराज ये जान रहे हैं कि जनता क्या चाह रही है, प्रदेश की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं। रुख आपके सहज हों, सरल हों, लेकिन सख्त भी आप नजर आएं। मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं होगा,
ये जनता का जो फीडबैक होता है, जनता की तरफ से जो बातें आपको अपरोक्ष रूप से, जो शब्दों में नहीं होती, आंखों से आप पढ़ लेते हैं, लोगों के नारों से आप समझ लेते हैं, तो जो उनने जमीन में गाड़ने वाली बात कही, ये फ्रेज टाइप का है हमारे यहाँ समाज में कि वो ऐसा करेगा तो उसको हम गाड़ देंगे। शिवराज जी ने जो कहा है वो गाड़ने वाली बात वो फ्रेज के तौर पे कही है। हो सकता है राजनीतिक तौर पर राजनेता उसका विरोध करें, उस पर सवाल उठाएं, लेकिन जनता को इस तरह की भाषाएं पसंद आती है क्योंकि वो उसके बीच होती हैं, और शिवराज जी उसी तरह से काम करने की कोशिश करते हैं जो जनता को पसंद होता है। हो सकता है किसी तरह की प्लानिंग हो, कोई उनकी योजना हो, लेकिन मंच पर देख के और उनके शब्दों को सुन के ऐसा लगता नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट का हिस्सा रहा होगा ये। बिल्कुल ठीक बात। गुरमीत जी, जब प्रतिद्वंदी बड़ा मजबूत होता है तो संघर्ष का भी मज़ा अलग होता है, लेकिन कई बार माफ़ कीजिएगा ये एक तरफा भी हो जाता है। जैसे एक समय भारतीय क्रिकेट टीम की दशा थी कि आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उतरें तो पीछे हटना पड़ता था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरें तो पीछे हटना था। कांग्रेस के बारे में ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि वो कमज़ोर है, पीछे हटी है, क्योंकि जिस पार्टी के करीब करीब 100 विधायक अभी भी हैं, 95 प्लस विधायक जिसके अभी भी हैं सदन में, और जिसने 2018 में एज लेकर, बढ़त लेकर, भले ही छोटी सी सही लेकिन सत्ता में आने का एक रुझान भी दर्शाया, वो पार्टी कमज़ोर नहीं है। अब वो पार्टी बिखरी हुई हो सकती है, उस पार्टी में आगे बढ़ने की ललक में कुछ अवरोध हो सकते हैं, और ऐसा किसी भी व्यक्ति, संगठन, परिवार सबके साथ होता है। लेकिन शिवराज जी से सीखने की तो बात हो सकती है, गुरमीत भी सीख सकते हैं, मैं भी सीख सकता हूं, क्योंकि सफल व्यक्ति से सीखने की बात तो सब करते हैं। और बीजेपी की भी यही बात है कि आज जिस कभी पोजीशन में आप होते थे आज बीजेपी है। क्या लगता है आपको, क्या चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें तो सीखी जा सकती हैं, या आपको लगता है कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है? आदरणीय शरद जी, आदरणीय शरद जी, छोटे जो भी हों उनको बड़ों से सीखना चाहिए जी, चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, और चाहे वो राजनीतिक बात हो। बड़े शीर्ष जो भी हैं बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और बड़ों को भी, छोटों को भी बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों को भी छोटों का सम्मान बीच बीच में करना चाहिए। मैं आज इस कोरोना की जो इस महामारी पे अजय बिश्नोई जी का एक प्रसंग देख रहा था कि उन्होंने आज शिवराज सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे नर्सिंग होम में 100 रुपये की छूट कोरोना वायरस वालों को दी जाएगी। तो आज के दिन जो प्राइवेट इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, कोरोना का टीका लगवाने जा रहे हैं, इस तरह की छूट सारे नर्सिंग होमों में शिवराज सिंह जी चौहान जी को आगे बढ़ के जिस तरह की बात आती है, उनकी सहजता की, सरलता की, तो उनको वह छूट सारे नर्सिंग होम में बोलना चाहिए कि जो भी कोरोना का टीका लगवाएगा उसको 100 रुपये की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा, आपने एक प्रसंग छेड़ा है, कांग्रेस से गुट का छेड़ा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारे गुट आपको अब दिखने लगे हैं। बिंद की राजनीति की बात करें, चाहे महाकौशल की राजनीति की बात करें, अब वो चीज़ नहीं रह गई। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस लीडर और भाजपा कहती है कैडर। सांसद भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की सरकार, आप खुद जानते हैं कि 100 से अधिक सांसद दूसरे दलों से लाए गए। गोवा में सरकार दूसरे दलों से खरीद के लाई। जब आप इतने ही मजबूत हैं तो फिर दूसरों को लेने की जरूरत नहीं, अपनी खुद की टीम तैयार करनी चाहिए। अपनी पिच के अंदर विराट कोहली तैयार होना चाहिए, अपनी पिच के अंदर, धरती के अंदर सचिन तेंदुलकर तैयार होना चाहिए। भाजपा दूसरों के खिलाड़ियों को खरीद के अपनी पिच को मजबूत बताना, तो मुझे लगता है अपनी टीम को मजबूत बनाना, तो ये आप भी देख रहे हैं और देश का जनमानस भी देख रहा है। और कांग्रेस जो है अपनी पिच के अंदर अपने खिलाड़ी तैयार करती है। गुरमीत जी का आरोप है कि आप आईपीएल खेलने लगे, बीजेपी आईपीएल खेल रही है। मेहमान के आने पर कोई भी सवाल पूछा जाए पर वो उतावला होता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, केवल यही कविता भर पढ़नी है। तो मुझे लग रहा है यह भी ठीक नहीं। आज जो विषय है उस पर केंद्रित रहना ज्यादा बेहतर है। एक जैत का जोशीला जुनूनी नौजवान नर्मदा मैया की कृपा से, जनता जनार्दन की कृपा से
इस स्थिति में पहुंचे हैं कि लगातार इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहना और लोकप्रिय बने रहना, ये लो प्रोफाइल लीडर का ही काम है कि जो बड़े से बड़े निर्णय करना चाहता है और अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी पहनावे से, अपनी बातचीत नर्मदा से पद आज यात्रा भी की है, वो पूरी पढ़े पद लिखे यात्रा हैं, की है। विद्वान हैं, समझदार नर्मदा हैं। माई के पुत्र अगर भाषाओं में शिवराज जी हैं तो नर्मदा माई के पुत्र पकड़ है। दिग्विजय सिंह साहब इसके भी हैं। बावजूद इनका ठेठ और गवई अंदाज भी जो लोकमानस से उनको जोड़ करके रखता है, वो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए शिवराज जी अनूठे। और शिवराज जी की खासियत यह है कि वो सभी आयु वर्ग के नेताओं के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। दोनों तीनों पीढ़ियों के लोगों के साथ उनका मेलजोल बहुत प्रभावी रहा है। और पब्लिक में स्वीकार्यता में तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में चलिए सर, मैं आगे नहीं बहुत बढ़ा सारे पाऊंगा। नेता जी। कांग्रेस पार्टी के नेता तो पासंग में भी नहीं है जी। और एक अवसर उन्हें मिला भी तो शिवराज जी से कुछ सीख करके कुछ अपने कार्य प्रणाली में कुछ सुधार करते तो शायद उस पैमाने में वह आगे बढ़ते, पर उन्होंने वह अवसर भी खो दिया। धन्यवाद धैर्यवर्धन जी। आज का दिन बेहद प्रसन्नता का दिन है। शिवराज जी को आज लोगों ने शुभकामनाएं दी है लाखों की संख्या में, चाहे ट्विटर हो, चाहे टेलीविजन का माध्यम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे समाचार पत्र है। और उन्होंने संकल्प मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है धैर्यवर्धन पेड़ जी लगाऊंगा। मैं धन्यवाद करूंगा धैर्यवर्धन जी को, धन्यवाद करूंगा गुरमीत सिंह मंगू जी को, और धन्यवाद करूंगा संदीप पौराणिक जी को। कुल मिलाकर बेहिचक ये बात कही जा सकती है कि सीखने के लिए शिवराज जी में बहुत कुछ है, और सीखने के लिए हर सफल व्यक्ति में बहुत कुछ है। मुझे याद है जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल गौर हुआ करते थे और कांग्रेस सत्ता में थी, तो एक बार हमने उनसे पूछा कि दिग्विजय सिंह जी की खासियत आप क्या देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि कई बार वो कृष्ण की तरह प्रतीत होते हैं कि उनके गले मिलो तो आधी शक्ति आपकी उनके पास चली जाती है। ये बात उन्होंने मजाक में कह के एक ठहाका लगाया था, लेकिन उन्होंने दिग्विजय सिंह जी की कहीं ना कहीं प्रशंसा भी की थी, ये कह के कि राजनीतिक चातुर्य और राजनीतिक शक्ति में दिग्विजय सिंह बहुत एक माहिर और चतुर राजनेता है। शिवराज एक ऐसे राजनेता हैं जो राजनीतिक चातुर्य में कोई कोर कसर नहीं लगते, लेकिन वो अपनी विनम्रता और अपना जो आम व्यक्ति से कनेक्ट का जो उनका स्वरूप है, उसके पीछे वो अपने राजनीतिक चातुर्य को हमेशा उसके पीछे रखते हैं। वो कभी अपने राजनीतिक चातुर्य को सामने लाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो आम जनता से उनका कनेक्ट है, उस कनेक्ट का कारण उनका यही सहज सरल और स्वभाव है, और ये उनके मन से भी प्रतीत होता है। क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक बनावट या नकलीपन को अपने व्यक्तित्व में लाद कर नहीं चल सकते हैं। चुनौतियां उनके सामने अभी काफ़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो वो जो पॉलिटिकल मॉडल है जिसको 2020 में बीजेपी लेकर मध्य प्रदेश में आगे बढ़ी है। 22 विधायक कांग्रेस के बीजेपी के साथी हैं और अनेक मंत्री हैं। इस मॉडल को सक्सेसफुल आगे बढ़ाना, और ये शिवराज जी के ही उस सहज और एक्सेप्टेंस वाले रूप की बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश को शिक्षा में, और दूसरी महत्वपूर्ण बात उद्योग में और स्वास्थ्य में एक ऐसी जगह पहुंचाना जहां अभी मध्य प्रदेश वहां पहुंचने का इंतज़ार कर रहा है। और खुद शिवराज भी मानते हैं कि उनकी चुनौतियों की सूची में ये 3 काम प्रायोरिटी में है। 2023 इसका साक्षी बने, इसके लिए आज इस मौके पर उनको शुभकामनाएं तो दी ही जानी चाहिए। नमस्कार।